Hi students, myself CA Parneet Kaur and I am the All India Ranker 39th. I cleared my CA in the May 23 and students, today I am over here for to discuss my entire journey of CA and how I got the rank in the CA exams. Not only in the CA final, in my CPT level, CA inter level, I scored more than 70% marks in my exam and cleared all my exams in the first attempt. So today in this video, I will discuss how I achieved this and what are the strategy that I have opted for to achieve this and how I manage my articleship, my studies, everything and score the rank as well. Right? So students, I in the CA foundation level at that moment of time the CPT was there, correct? And in the CPT I scored 153 out of the 200, more than 70% marks. And for the CPT I have done the self study. I haven't taken any coaching from any institute. Just I refer the question banks, watch गो थ्रू दी स्टडी मटेरियल. मैंने स्टडी मटेरियल पूरा 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 पढ़ा था, कुछ भी मिस नहीं करा था स्टडी मटेरियल में. इवन माय ऑल 3 लेवल्स ऑफ CHRE मैंने कभी भी स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं किया. मैंने स्टडी मटेरियल को हमेशा प्रायोरिटी दी. बिकॉज इंस्टीट्यूट क्या करता है ना कि आप इवन इफ आप ऑब्जर्व करोगे तो इंस्टीट्यूट क्या करता है मेनी टाइम्स क्वेश्चन में जो स्टडी मटेरियल में एग्जांपल्स दिए होते हैं ना फॉर टू एक्सप्लेन दी कंटेंट, फॉर टू एक्सप्लेन दी सब्जेक्ट, फॉर टू एक्सप्लेन दी चैप्टर, फॉर टू एक्सप्लेन दी टॉपिक, वो एज इट इज उठा के वो एग्जाम में दे देता. मेनी टाइम्स इट हैपेंस विद मी कि जो वहां पर एक एग्जाम्पल होता था ना वो मेरे एग्जाम में आ जाता था. दैट्स वाई नेवर इग्नोर्ड द इंस्टीट्यूट मटेरियल. मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ही देती थी. ठीक है, मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ा, उसी से प्रैक्टिस करी और पास्ट ईयर अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मैंने हर लेवल ऑफ CA, हर लेवल ऑफ एग्जाम में एटलीस्ट 5 पास्ट ईयर अटेम्प्ट के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए हैं. इवन इन दी CPT लेवल मैंने कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैंने एटलीस्ट 5 to 6 पास्ट अटेम्प्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे ही करे हैं. और एग्जाम देने से पहले मैंने पास्ट ईयर पेपर, ऑल्दो मैंने पास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, बट एग्जाम देने से पहले मैंने पास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूर ट्राई करा. ठीक है, दिस इज अबाउट द CA फाउंडेशन लेवल. लेकिन CA इंटर में कैसे, अब CA इंटर के लिए भी मैंने कोचिंग नहीं ली थी. मैंने बहुत एक या दो सब्जेक्ट मैंने सिर्फ टैक्सेशन के लिए एक टीचर से हेल्प ली थी. नॉट दी कोच एंटायर कोचिंग, मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी. तो अब मैंने इंटर भी कैसे मैनेज करा, तो द थिंग इज मैंने हमेशा इंस्टीट्यूट की मटेरियल को ना बाइबल समझा. मैंने कभी भी उसको साइडलाइन किया ही नहीं. वो ऐसा इसलिए, जैसे मैंने मेंशन किया ना कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे. और स्टूडेंट क्या होता है ना कि मैंने स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो इतना सारा स्टफ एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल संजय सर आपकी क्लासेस भी ले रहे हैं, अतुल अग्रवाल के नोट्स भी ले लिए, उनका क्वेश्चन बैंक भी ले लिया, सबसे सब कुछ अरेंज कर लेते हैं. लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर टीचर का क्वेश्चन बैंक, हर टीचर के नोट्स को मगअप कर पाओ या समझ पाओ या लगा पाओ. ठीक है, और आप जितना ज्यादा मटेरियल में डाइवर्सिटी लाते हो ना उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता जाता है. ठीक है, बिकॉज टीचर्स हैव डिफरेंट अप्रोचेस एज वेल. मैंने क्या करा ना, मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल लिया, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से समझा, कंसेप्ट को समझा, कंसेप्ट में क्लैरिटी लाई. अगर मुझे कोई डाउट आता था तो मैं वो कंसेप्ट को जाके यूट्यूब पे सर्च करके समझ लेती थी. ठीक है, मैंने कंसेप्ट में क्लैरिटी लाई. पहले तो टॉपिक को समझती थी, फिर जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस दिए होते थे वो लगाती थी, जो बुक्स में स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन होते थे वो लगाती थी. फिर उसके बाद जैसे मैंने मेंशन किया ना, मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाती थी. ठीक है, तो जो क्वेश्चन बैंक कंपाइलर बहुत सारे आपको मार्केट में मिल भी जाते हैं, मेनी टीचर्स के होते हैं. इफ़ यू वांट मैं उन टीचर्स के नेम या क्वेश्चन बैंक आपको लिंक भी दे दूंगी, तो आप यू कैन बाय, यू कैन परचेज दैट इफ यू वांट टू डू दैट.
ठीक है। और जब मेरा एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पार्टनरशिप चैप्टर प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है, मैं पहले पार्टनरशिप समझा, एडमिशन समझा, फिर एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे है वो करे, फिर उसके बाद मैं क्या करती थी ना, मैं अपने कंपाइलर में जाती थी, एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन समझती थी, और मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, और जो एडमिशन से रिलेटेड डाउट होते थे वो क्लियर हो जाते थे, ठीक है। और फिर जब मेरा फुल चैप्टर हो गया, देन आफ्टर दैट मैं ये इंश्योर करती थी कि कोई भी क्वेश्चन मेरा लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट के बैक में जो क्वेश्चंस दिए होते थे वो भी जरूर लगाती थी, कंपाइलर के भी सारे क्वेश्चंस कवर करती थी, ठीक, ताकि मेरे पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे फुल क्लैरिटी लानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ना मैंने हर लेवल ऑफ जर्नी में एक स्ट्रैटेजी थी जो कभी भी मिस आउट नहीं करी। क्या होता है ना स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो मेनी अ टाइम्स कुछ ट्रिकी चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस में ना एडजस्टमेंट दिखती है हमें। फॉर एग्जाम्पल अब मैं सीए फाइनल का बात करूँ, तो सीए फाइनल में जैसे एनआर चैप्टर है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कब हमें कंसीडर करना है कि ये ग्रॉस इनकम है और कब कंसीडर करना है कि ये नेट इनकम है। फॉर एग्जांपल मैम रिसीव्ड वर्ड लिखा है, तो अब ये ग्रॉस इनकम होगी कि नेट इनकम होगी? रिसीव्ड वर्ड से बच्चों का इंटरप्रिटेशन क्या आता है कि नेट इनकम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है। आपको सिर्फ रिसीव्ड वर्ड के साथ नहीं जाना होता है। अगर ऐसा कुछ मेंशन है कि ग्रॉस रिसीव्ड है, मतलब डिविडेंड रिसीव्ड, एफटीएस रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इनकम रिसीव्ड है, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, एफटीएस इनकम है, इफ दीज टाइप ऑफ वर्डिंग आर देयर, तो मतलब ये ग्रॉस इनकम होती है, ये नेट इनकम नहीं होती है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड लिखा है तो ये नेट इनकम होती है। तो ये ऐसी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो मैं क्या करती थी ना कि ऐसी जब कभी भी एडजस्टमेंट्स मुझे मिलती थी, तो मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जब मैंने फर्स्ट फर्स्ट टाइम अपने चैप्टर को पढ़ा तब तो नहीं, लेकिन मैंने जब फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करती थी ना एग्जाम से पहले, आई यूज टू डू रिवीजन, तो मैं जब फर्स्ट रिवीजन करती थी ना तो मैं इन सारी एडजस्टमेंट्स को एक पेपर पेपर लेकर उसमें जॉट डाउन कर लेती थी। द रीजन इज, क्योंकि मेरे को पता था कि जब मैं 1.5 डे पे आऊंगी तो बहुत गैप हो चुका होगा इस सब्जेक्ट को उठाए हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 60 डेज 40 डेज पहले ही सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो चांसेस आर देयर कि कुछ कंसेप्ट मेरे माइंड से स्किप हो जाएंगे, ठीक है। माइट भी पॉसिबल है कि जो स्किप हुआ है वही एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अब द थिंग इज कि जो हम वो 1.5 डे में याद रखते हैं, जो हम रिवाइज करते हैं, जो हम ब्रश अप करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमें वही याद होता है, ठीक है। वेरी रेयर चांसेस कि दूसरे कंसेप्ट भी बिल्कुल याद रहें, ठीक है। तो आई यूज टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट 1.5 डे फ्रॉम वेरी इनिशियल, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी ना, मैं ऐसी एडजस्टमेंट्स को जॉट डाउन कर लेते थे। तो ऐसी एडजस्टमेंट जब जॉट डाउन हो गई, तो जब मैंने 1.5 डे, जो 1.5 डे है, जब मेरे चैप्टर रिवाइज हो गए हैं, सब कुछ हो गया, समराइज हो गए, तो मैं इन एडजस्टमेंट्स को अगर एक बार गो थ्रू कर लूंगी, अगर एक बार मैंने वो मिडिल पेज को अगर गो थ्रू कर लिया, हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। आपको सारी एडजस्टमेंट नहीं लिखनी है, लेकिन जो बहुत ट्रिकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको सिर्फ वही नोट करनी है। जैसे मैंने अभी ये एडजस्टमेंट मेंशन करी, आपको ऐसी एडजस्टमेंट्स नोट कर लेनी है, और ये लास्ट 15 to 20 मिनट्स ही आपको इसमें लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा इसको रिवाइज करने में। लेकिन अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे ना, देन आई कैन डेफिनेटली से कि जो चांसेस ऑफ एरर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पीजीबीपी का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर उसमें एक भी एडजस्टमेंट रॉन्ग हो जाती है तो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इट हैव अ बिग इम्पैक्ट। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो आप, ठीक है, अगर आपकी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन गलत आ रही है तो आपका एंटायर आंसर में इम्पैक्ट आएगा, आपके पीएनएल में भी हिट आएगा, आपकी बैलेंस शीट में भी हिट आएगा, करेक्ट। तो इसलिए ऐसी एडजस्टमेंट्स को अगर हम गो थ्रू कर लेंगे एक बारी, तो चांसेस ऑफ एरर आर वेरी लेस, ठीक है। एक ये स्ट्रैटेजी मेरी होती थी। और मैं क्या करती थी ना, जब मैं फर्स्ट रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट रिवीजन करती थी ना तो मैं क्वेश्चंस को 3 तरीके से मार्क कर देती थी। एक हाईली इंपॉर्टेंट है जो मुझे एनी हाउ 1.5 डे पे भी एक बार ब्रश अप चाहिए, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। एक होते थे उससे लेस इंपॉर्टेंट, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बट उससे लेस इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उनको उस 1.5 डे पे नहीं भी करूँगी तो मेरा काम चल जाएगा, बिकॉज मैंने उसकी ट्रिक्स को ऑलरेडी नोट कर रखा है, ठीक है। अब हो गए मेरे थर्ड लेवल पे आता है मेरा इम्पॉर्टेंट लेवल पे। अब ये थर्ड लेवल वाला जो है ये मैंने फर्स्ट रिविजन में कर लिया, ठीक है।
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है वो मुझे इंश्योर करना है कि मैं चाहे सेकेंड रिवीजन करूँ या मैं थर्ड लेवल तक भी पहुँच जाऊँ, थर्ड लेवल ऑफ रिवीजन भी करूँ, लेकिन मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले ज़रूर करने हैं, ठीक है। और जो हाईली इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, 3 स्टार वाले जो है, वो 3 स्टार वाले के लिए मुझे ये इंश्योर करती थी कि वो हर रिवीजन में करने हैं मुझे, और 1.5 डे पे भी मुझे एक बार उनको ब्रश अप देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीजीबीपी के मास्टर क्वेश्चन, ठीक, उसमें मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स कवर हो जाती है, तो आपको उसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, आपको ब्रश अप करना है, ठीक है, ब्रश अप करना है। और थर्ड थिंग, ये तो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए। थर्ड थिंग, बच्चे क्या करते हैं ना, मैम अब हम हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन को ना देख लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल। क्या होता है ना, जब कभी हम चीज़ों को लिख के करते हैं तो चीज़ें याद रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ओरली बात कर रहे हो, ले मोर चांसेस कि वो माइंड से स्किप हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी आप प्रैक्टिकल चैप्टर करो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करो, तो ये गलती कभी मत करना कि हमने देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं एंड दे रियलाइज बाद में कि हाँ हमसे गलती हो गई, बिकॉज जो हमने देख के करा उस टाइम हमें याद रहता है, बट एग्जाम में हमसे कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी होती है, ठीक है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट है, तो हमारे पास अभी टाइम है, ठीक है, 2 to 3 मंथ, 3 मंथ्स है हमारे पास। अगर कोई सितंबर अटेम्प्ट नहीं दे रहा है, दे हैव 2 मंथ्स विद देम। अगर कोई सितंबर अटेम्प्ट दे रहा है तो उनके पास 2 मंथ्स है, और नहीं दे रहा है तो 3 मंथ्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी 2 to 3 मंथ्स का टाइम है, यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। 90 डेज का पीरियड, 60 to 90 डेज का पीरियड इनफ होता है फॉर द प्रिपरेशन। तो आपको क्या करना है ना, लास्ट 2 to 3 मंथ्स में आपको 100% देना है। जब कभी भी देखो सीए का एग्जाम देने चाहो ना, तो मेहनत सब करते हैं, बट सक्सेस कुछ को क्यों मिलती है, द रीजन इज, कभी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो इस लेवल पे करो ना कि जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो, जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलो ना, तो आपके माइंड में इतना सा भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे ये फीलिंग होनी चाहिए कि आई हैव गिवन ऑलरेडी माई 100%, अब इससे ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता था, ठीक है। जब ये फीलिंग आपके अंदर आ जाए ना, तो समझ लेना वही अटेम्प्ट में आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। कोई आपको नहीं रोक सकता है क्लियर होने से, बिकॉज द थिंग इज वी नीड डेडिकेशन। तब जब आप 100% अपना ऑलरेडी दे चुके होते हो ना, मीन्स यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फुल डेडिकेशन इन दैट अचीवमेंट, करेक्ट। वो उस गोल को अचीव करने के लिए आपने ऑलरेडी फुल डेडिकेशन दे दिया है। जब ये थिंक रह जाए और जब एग्जाम दे के आप बाहर निकलो और आपको ऐसा आपको लगे कि यार वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, शायद मैं थोड़ा सा एफर्ट और डाल देता, शायद मैं वो 1 घंटा और डाल देता तो मैं ये कर लेता। द थिंग, यही चीजें जो है जो बच्चों को अचीव गोल अचीव करने से रोक लेती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, जब कभी भी आप रिविजन करो, जब कभी भी आप लास्ट डे रिवीजन करो, जब कभी भी आप प्रैक्टिस करो, तो ये इंश्योर करना कि आप अपना 100% दे रहे हो। जिस दिन आप अपना 100% दे दोगे, समझ लेना वो अटेम्प्ट आपका है। आपको वो अटेम्प्ट को पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और द फोर्थ थिंग इज कि अब लास्ट 2 to 3 मंथ्स जो बचे हैं ना, इसमें आप ये इंश्योर करो कि एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स आप डिवोट करो, एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स अ डे। और अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो ट्राई कि आप थ्योरी सब्जेक्ट हमेशा मॉर्निंग में पढ़ो। आई अग्री, कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम मॉर्निंग पर्सन नहीं है, हम मॉर्निंग में हमसे उठा नहीं जाता। आई अग्री, मैं भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। इवन आई यूज टू स्लीप एट 3-4 AM भी, ठीक है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई कांट। बट इन द एग्जाम टाइम जब मेरा रिविजन टाइम था ना, तो इन द लास्ट 4 मंथ्स मैंने 14 to 16 आवर्स पढ़ा है। जब मेरा वो 1.5 डे आ गया था ना, तो मैंने इतना ज्यादा उसको स्ट्रेच कर लिया था। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक कि इससे ज्यादा आई कांट डिवोट, मतलब मैं इससे ज्यादा 1 मिनट भी डिवोट नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो आपको भी यही स्ट्रैटेजी करनी है। अगर आप मैक्स 10 आवर्स कर सकते हो, तो जितना ज्यादा मैक्स आप स्ट्रेच कर सकते हो आपको उतना ही करना है, ठीक है। बच्चों में क्या होता है ना, जोश होता है, जब वेन दे स्टार्ट रिविजन, तो फर्स्ट वीक तो वो इतना ज्यादा टाइम डिवोट कर लिया, नहीं आज तो हम 14 घंटे पढ़ेंगे। फर्स्ट वीक 14 घंटे होता है, सेकेंड वीक वो 12 घंटे हो जाता है, फिर धीरे धीरे करते जब लास्ट वीक आता है ना, तो वो
8 घंटे 9 घंटे पे फॉल कर जाता है। आपको गिराना नहीं है, आपको बढ़ाना है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रही है तो आप इनिशियली 9 आवर्स से 9 आवर्स से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करके 14 आवर्स तक लेकर आओ, क्योंकि वो जो 1.5 आवर डे होता है ना, उसमें आपको 14 आवर्स भी कम लगेंगे। आप जब 14 आवर्स डिवोट कर दोगे, देन यू विल फील कि हाँ मैंने अपना 100% दे दिया। 14 आवर्स ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, आपको अपनी फुल डेडिकेशन के साथ देना है। और आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप ये 2 to 3 आवर्स, अगर अपनी लाइफ में ये 2 to 3 आवर्स, आप 10 to 12 आवर्स, अगर बेयर मिनिमम 10 to 12 आवर्स डिवोट करके आप अपना 100% डेडिकेशन दे देते हो ना, देन डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम दिस अचीवमेंट। आप डेफिनेटली 100% चांसेस होते हैं कि आप अपना जो गोल है, आप अपना जो सी है वो क्लियर कर सकते हो। आपकी रैंक आने के, आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज रैंक लाना इज नॉट अ टफ टास्क। रैंक लाना टफ नहीं है, बट डेडिकेशन इज टफ। मेहनत सब करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, सब करते हैं, बट रैंक कुछ को क्यों मिलती है, एग्जामिशन कुछ को क्यों मिलती है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, अभी करेक्ट टाइम है, आप अपना रिवीजन स्टार्ट करोगे, तो मेक श्योर कि जब आप ये अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना, तो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को नोट करो, ठीक है। पास्ट क्वेश्चंस जरूर लगाओ, पास्ट एमटीपी आरटीपी जरूर देखो। देखो आई एक्सेप्ट कि आईडीटी और डीटी के केस में ना अमेंडमेंट्स होती हैं तो डिफिकल्टी आती है, ठीक है। और ऑल्दो कंपाइलर में सारे क्वेश्चंस कवर भी हो जाते हैं, but still after attempting the compiler I will prefer you to attempt for once at least past year RTP, past year MTP खुद से attempt करो। जब आपकी वैल्यूज चेंज, आपको नेम चेंज वहां दिखेगा, तो अपने आप को टेस्ट करो, क्या मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट, देन इट मीन्स यू आर कैपेबल इनफ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं, आपको ट्रिकी एडजस्टमेंट्स नोट कर लेनी है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कैटेगरी में डिवाइड कर लेने हैं, और ये कैटेगरी आपको मेंटेन करके चलनी है। और ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लास्ट 1.5 डे पे याद करने हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केस में ये आता है कि सर वो लास्ट, मैम वो लास्ट 1.5 डे में पढ़ना कैसे वो बता दीजिए। अब वो करना क्या होता है, मैम लास्ट 1.5 डे पे कोर्स कंप्लीट कैसे किया जाए। आई अग्री, वो लास्ट 1.5 डे जो होता है ना, वो बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर, हमारा गोल अचीव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम पहला रिवीजन कर रहे हैं ना, तभी से ही हमें अपने आप को उस 1.5 डे के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो हमने बस 1.5 डे में पढ़ा होगा ना, वही हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा रिजल्ट डिटरमाइन होगा। इसीलिए फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मार्क योर क्वेश्चंस, ठीक, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। अब सेकंड थिंग, बच्चों को जो सबसे बड़ा डाउट आता है ना, मैम थ्योरी कैसे पढ़ी जाती है, ऑडिट तो मैम वैसे ही बहुत टफ होती है, ऑडिट पढ़े कैसे। तो स्टूडेंट, मैं क्या करती थी ना, कि मैं हमेशा ऑडिट जो है मॉर्निंग में पढ़ती थी, ठीक है। मॉर्निंग में भी कैसे, कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने टोटल एसेज जितने हैं उसको डिवाइड कर लिया था, कि मैं टोटल एसेज में से डेली फॉर एग्जांपल मैं 2 ऐसे पढ़ूंगी, और 2 ऐसे ऐसा नहीं दोनों टफ होंगे, एक इजी होगा एक टफ होगा, बैलेंस। और मैं जब ऐसे पढ़ती थी ना, तो मैं इनिशियली मॉर्निंग के 1.5 to 2.5 आवर्स मैं ऐसे पढ़ने में लगा देती थी, ठीक है। और अपना फर्स्ट हाफ में ऑडिट ही पढ़ती थी, सेकेंड हाफ में मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी, ठीक है। तो अब जब मैंने ऐसे स्टार्ट करा, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट ऐसे, तो वेरी रेयर चांस होते हैं कि आप पूरा ऐसे पढ़ लो, और फिर जब आप उस ऐसे को कंप्लीट करो ना, तो फिर ये फीलिंग बच्चों में जरूर होती है कि मैम हमने जो पढ़ा था वो हम भूल गए। तो इसके लिए भी आई हैव अ सॉल्यूशन, डोंट वरी। आपको करना क्या है ना, कि जब आप एक ऐसे पढ़ो, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि आप पूरा 10 पेजेस का ऐसे पूरा पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना। आपको क्या करना है ना, आपने फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसे 10 पेजेस का है, आपने 5 पेजेस पढ़ लिए, ठीक है। टेक अ 2 मिनट ब्रेक, बस 2 मिनट का ब्रेक, और ज्यादा नहीं, 2 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। अपने माइंड को रिलैक्स करना है, आईज क्लोज करिए, और जो आपने लास्ट 1 आवर, लास्ट 30 मिनट्स में जो आपने पढ़ा है ना, उसको रिकॉल करने का ट्राई करिए। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, देन वेल एंड गुड। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, देन कुछ नहीं होगा, नो डोंट वरी। बस आपको क्या करना है ना, आप एक बार ऐसे पेजेस टर्न करके भी देखोगे ना, तो आपको चीजें रिकॉल होने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लर्निंग का होता है ना, वो धीरे धीरे फॉल करने लगता है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में।
स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, ऑडिट रिटेन करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसी के लिए ये स्ट्रैटेजी है कि आप पहले अपना इनिशियली पढ़ो, फिर 2 मिनट्स का ब्रेक लो, आप वो चीज़ों को रिकॉल करने का ट्राई करो कि मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, अच्छा ये ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा बोल रहा था, अब आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब जब आपके ऐसे अबाउट टू कंप्लीट है या फिर ऐसे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब आपको करना क्या है ना, आपको ऐसे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं उसके साथ ही साथ एक कंपाइलर के थ्रू क्वेश्चंस लगा लेने हैं। देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, बच्चे कंसोलिडेट करने लगते हैं चीजों को, मैं सारे ऐसे पढ़ लूंगा उसके बाद आई विल अटेम्प्ट क्वेश्चन। ऐसी गलती कभी भी आपको नहीं करनी है, ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको ऐसे पढ़ना है, आपको उससे रिलेटेड सारे चैप्टर, मतलब उससे रिलेटेड कंपाइलर में जाना है, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको गो थ्रू करने हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, आप तुरंत उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आपके चांसेस ऑफ रिटेनिंग दैट कंटेंट वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज आपने पहले 2 मिनट का ब्रेक लेकर उसको रिकॉल करा, आपने क्वेश्चंस देखे। ठीक है, अब चांसेस ऑफ रिटेंशन बढ़ जाते हैं। आई एग्री कि अगर आप उस टाइम नहीं पढ़ पा रहे हो, थोड़ी देर बाद पढ़ लो, थोड़े टाइम बाद पढ़ो, लेकिन पढ़ना आपको सेम डे पे ही है, उसके क्वेश्चंस आपको सेम डे पे ही लगा लेने हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस आप सेम डे पे लगा लो। ठीक है, अब ऐसे हो गए, अब जो आपका रिमेनिंग टाइम है ना उसमें आप ऑडिट के अदर चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, बिकॉज एसेज को एक साथ पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा 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 करके आप जब पढ़ोगे देन इट विल बी अ बेटर फॉर यू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का एक फर्दर डाउट आता है कि मैम वन सब्जेक्ट इन अ डे, कि 2 सब्जेक्ट इन अ डे, कि 4 सब्जेक्ट इन अ डे। तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कि गूगल के आर्टिकल पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गूगल का आर्टिकल तो ये भी बोलता है कि यार कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो 8 सब्जेक्ट भी एक दिन में पढ़ सकते हैं, जो 5 सब्जेक्ट भी एक दिन में पढ़ सकते हैं, वो कहते हैं हम 4 सब्जेक्ट भी एक दिन में पढ़ के दे सकते हैं। ठीक है, तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद दी अदर्स, कभी नहीं करना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो दूसरे की नहीं है, और जो दूसरे की वीकनेस है वो हमारी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होता है, देखो जरूरी नहीं, कोई रूल ऐसा नहीं कहता कि आपको दिन के 1 सब्जेक्ट पढ़ना है कि आपको दिन का 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आपको ये डिसाइड करना कैसे है, देखो अगर मेरे से पूछो तो मैंने दिन का एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है, बिकॉज आई एम द पर्सन हु कांट हैंडल डाइवर्सिटी टू मच, मतलब मैं इतनी सारा चीजों में ना कंफ्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, बट हाँ मेरे को ओवरवेलमिंग होने लगता था, अगर मैं क्या करूँ ना, मैं 4 घंटे किसी को दूँ, 4 घंटे किसी को दूँ, 4 घंटे किसी को दूँ, मेरे को रिटेंशन में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने वंस वन डे में एक ही सब्जेक्ट पकड़ा। ठीक है, मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच किया, लेकिन 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 एक ट्विस्ट है कहानी में। अब मैडम ट्विस्ट क्या है बताते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना, थ्योरी सब्जेक्ट में आती है, यू कांट डिवोट योर एंटायर 10 to 14 आवर्स इन अ डे फॉर अ थ्योरी सब्जेक्ट। भाई नहीं हो सकता, ना हो सकता है, ना हो पाया है, ना हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। तो अब मैम करना क्या है, भाई देखो मेरे साथ तो था, ऑडिट में बड़ी समस्या आती थी, मैं थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ ही नहीं सकती। तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू डिवोट हाफ डे विद द थ्योरी, हाफ डे विद द प्रैक्टिकल। जब मुझे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना होता था तो मैं 2 सब्जेक्ट इन अ डे वाला कवरेज करती थी। तो मैंने ना थ्योरी के साथ भी अच्छा वाला सब्जेक्ट पकड़ा था जिसमें बोरियत ना हो बिल्कुल भी, दैट इज एएफएम। ठीक है, क्योंकि डीटी तो अपने आप में ज्ञान का सागर है, डीटी में तो खेल हो ही नहीं सकता। तो डीटी को मैंने हाथ नहीं लगाया, मैंने पकड़ा फिर एएफएम। ठीक है, मैं हाफ डे इनिशियल मॉर्निंग में फ्रेश माइंड के साथ मैं थ्योरी पढ़ती थी, 3 to 4 PM के बाद मैं एएफएम उठा लेती थी। एएफएम करते करते मेरी क्या हुआ ना, कि मैं ऑडिट तो मेरी चल रही थी लेकिन मेरी एएफएम खत्म हो गई। फिर मैंने एफआर के साथ ऑडिट को लगाया, लेकिन मैंने कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट फुल डे नहीं पढ़ा। हाँ कभी थ्योरी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक स्ट्रेच हो रहा था तो मैंने उसको स्ट्रेच करके कंप्लीट करा, लेकिन मैंने फुल डे कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। ठीक है, अब बच्चों का एक डाउट और आता है कि गूगल पे या फिर यूट्यूब पे ना कई वीडियोस मिल जाती हैं जहाँ पे टीचर्स हैं या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ लोग हैं जो ये मेंशन करते हैं कि 10-4-2 का अप्रोच फॉलो करो, कोई कहता है 8-4-2 का अप्रोच फॉलो करो, कोई बोलता है 10-5-1 का अप्रोच फॉलो करो। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस मेंशन करते हैं कि फर्स्ट रिवीजन में 8 दिन दे दो, सेकेंड रिवीजन में 4 डे दे दो, और थर्ड रिवीजन में 2 डेज दे दो, और जो फोर्थ रिवीजन होगा दैट इज 1.5 डे में हो जाएगा। देखो वेरी इजी टू से बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर सम। ठीक है,
अब ये 8 डेज का अप्रोच, फॉर एग्जाम्पल मैं डीटी सब्जेक्ट पकड़ती हूँ, तो 8 डेज का अप्रोच बीटी सब्जेक्ट के लिए इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। ये उनके लिए इजी है जिन्होंने क्लासेस के साथ ऑलरेडी एक फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है ये कह पाना कि हर बच्चे का फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन क्लासेस के साथ ही हो जाए, वेरी डिफिकल्ट उसे, अगर हो भी जाता है तो क्लासेस के बाद जब बच्चे एग्जाम्स के लिए एक्चुअली में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, दे रियलाइज कि यार हमने तो जो पहले पढ़ा था वो हमें याद ही नहीं है। मैनी मतलब वेरी कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। उस केस में 8 डेज में ये अपने आप को डिसाइड करना कि 8 डेज में एनी हाउ आई विल कंप्लीट डीटी, ठीक है। एक्सेप्शन इज देयर कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। वो सिचुएशन मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ, बट अभी मैं कवर कर रही हूँ आपके पास 2 to 3 months है। तो आप ये अपने माइंड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी मत बना के रखो कि नहीं, उन्होंने बोला है 8 डेज में डीटी खत्म हो जानी चाहिए तो मेरी 8 डेज में डीटी खत्म नहीं हुई तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है। नहीं, इस 2 to 3 months में आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन नहीं करना है। उस यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे आपको अपनी एनर्जी, अपना माइंड, अपना कुछ भी डाइवर्जन नहीं करना है, ठीक है। आई अग्री कि अगर डीटी में आप 8 दिन दे रहे हो, आई डीटी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आपका टारगेट होना चाहिए डीटी आपकी 10 to 12 डेज के बीच में हो जानी चाहिए। डीटी 10 to 12 डेज में अगर हो जाती है फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन में, देन गिव अ अप्रिशिएशन टू यू कि आपने डीटी जैसा सब्जेक्ट आपने फर्स्ट राउंड में फुल कंप्लीट कर लिया 10 डेज के अराउंड, ठीक है। आपको फर्स्ट राउंड अगर आपका क्रिस्टल क्लियर होगा ना तो सेकंड राउंड में आपको उतनी ही आसानी होगी, बिकॉज फर्स्ट राउंड अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो सेकंड राउंड में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी आती है और थर्ड राउंड में तो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब क्रिस्टल क्लियर का ये मतलब भी नहीं कि हम लगे पड़े एक एक केस लॉ ढूंढ रहे हैं, नहीं। क्रिस्टल क्लियर मतलब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, फर्स्ट रिवीजन आपका हो गया है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब द थर्ड थिंग इज कि मैम केस लॉ का क्या नाम भी याद करना पड़ेगा, केस लॉ का ईयर भी याद करना पड़ेगा। मैम कैसे करना पड़ेगा, क्या जो बुक में लैंग्वेज लिखी होती है वो पूरी लिख के आनी पड़ेगी? नहीं। देखो क्या होता है ना, केस लॉ का अगर आपको नाम याद है देन इट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। आप नाम लिख दो, ईयर याद नहीं है तो डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन अगर आपको केस लॉ के नाम में कोई भी एम्बिग्विटी है तो आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेंशन द नेम ऑफ द केस लॉ। केस लॉ का नाम कभी भी मेंशन मत करिए, ठीक है। केस लॉ का नाम आपको मेंशन नहीं करना है, गलत नाम कभी भी आपको मेंशन नहीं करना है। आप अपनी जजमेंट आपको बस सही याद होनी चाहिए, ईयर भले याद रहे या ना रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल इंश्योर करने हैं कि आपने एग्जाम से पहले, अब ये जो 2 to 3 मंथ्स है ना ये बहुत क्रिटिकल होते हैं, और अगर आप ये जो स्ट्रैटेजीज, जो टिप्स मैंने आज आपको दिए, अगर आप ये इम्प्लीमेंट कर लेते हो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग द रैंक एंड गेटिंग द एग्जामिशन इन द एग्जाम्स, ठीक है। अब मेरे पास और भी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को सब्जेक्ट वाइज मैम प्लानर बता दीजिए कैसे कैसे कितना कितना टाइम डिवोट करना है, वो आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। फॉर दिस वीडियो आई विल कीप अप टू द ट्रिक्स, टिप्स ओनली। तो ऑलरेडी मैंने आपको सारे टिप्स ट्रिक्स दे दिए हैं। अब मेरे हाँ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि मैम अपने ना मार्क्स भी मेंशन करिएगा, तो एज आई ऑलरेडी मेंशन मेरे सी ए सी पी टी लेवल पे 153 थे आउट ऑफ 200, एंड सी ए इंटर पे 564 आउट ऑफ द 800, एंड दी फाइनल लेवल पे तो ऑल इंडिया रैंक 39 है। और मेरा सीपीटी मैंने सेल्फ स्टडी से निकाला, इंटर भी ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी थी। एक सब डीटी के लिए मैंने टैक्सेशन के लिए हेल्प ली थी टीचर की, ठीक है। फाइनल लेवल पे आई टुक क्लासेस फॉर सम ऑफ द टीचर्स, बिकॉज आर्टिकलशिप के साथ मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, बट हाँ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने फिर भी सेल्फ स्टडी करी थी, ठीक है। और वेरी हेल्पफुल थी वो मेरे लिए सेल्फ स्टडी। तो इफ़ यू वांट मैं वो बुक्स के नाम, वो टीचर्स की बुक्स, वो लिंक्स सब शेयर कर दूंगी। डू कमेंट, वो आप कमेंट में मेंशन कर देना इफ़ यू वांट दैट, आई विल शेयर दैट एज वेल, ठीक है। इन दी कमिंग माई कमिंग वीडियो आई विल शेयर द सब्जेक्ट वाइज प्लानर ऑल्सो, कि आपको क्या क्या टाइम डिवोट करना है, मैंने क्या क्या किया था जिसके बेसिस पे आई स्कोर्ड रैंक एग्जामिशंस इन ऑल माई सब्जेक्ट्स, ठीक है। और आप अगर ये वाली ट्रिप्स जो मैंने आज आपको टिप्स बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है, अगर आप ये
अप्लाई कर लेते हो, लाइक नोट्स बनाना, पास्ट ईयर अटेम्प्ट के एग्जाम के चेक कर, पास्ट ईयर पेपर ट्राई करना, पास्ट ईयर आरटीपी सॉल्व करना, ठीक है, क्वेश्चंस को मार्क करना, अगर ये सब इंपॉर्टेंट टिप्स आप अप्लाई कर लेते हो देन नो वन कैन स्टॉप यू। सो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो do subscribe my channel. I will upload more videos like this, how to help you, how to सॉल्व द टॉपिक्स, मतलब टफ टॉपिक्स को इजी कैसे बना सकते हैं। मैं अपने चार्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी विच आई हैव यूज्ड। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।